Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा लेक्चर इमोशन के चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और इसका जो टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के बारे में हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि लाइफ स्किल्स का मतलब है ऐसी स्किल्स या ऐसी महारतें जो कि एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास होनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी से बेहतरीन जो है वो हासिल कर सके, अपने लिए जो है ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके और जो है वो ज़िंदगी से भरपूर, जिसको कहते हैं ना भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जीना। जो ज़िंदगी में स्ट्रेस आते हैं, जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके साथ कोप करके उनको ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से चला सके। कहते हैं ना ज़िंदगी तो सभी जीते हैं लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से जीना, क्योंकि ज़िंदगी का एक मकसद हासिल करना, तो उस चीज़ के लिए लाइफ स्किल्स की ज़रूरत होती है। हम ये देखते हैं कि हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा कि इमोशन जो है वो हमारी ज़िंदगी को, हमारी जो है वो लाइफ को कलर्स देते हैं। अगर आप देखें, आपको अगर कोई खुशी की खबर मिलती है, जैसे आपका एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं लेकिन आपको खुशी नहीं हुई, या कोई खुदा ना खास्ता कोई घर में मसला हो गया, ऐसा मसला कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपको कोई उदासी महसूस नहीं हुई, कोई गम महसूस नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक कलरलेस सी हो गई है। तो इसलिए इमोशंस को फील करना, इमोशंस की मौजूदगी हमारी ज़िंदगी को एक अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि इमोशंस के एक्सप्रेशन में, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा कि इमोशन का जो एक्सप्रेशन है ना वो हमने लर्न करना होता है। तो इमोशंस के एक्सप्रेशन में सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक्सेसिवली एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गुस्सा आया तो बहुत ज़्यादा जो है वो शाउट किया, चीज़ें उठा के तोड़ी, दूसरों के ऊपर, दूसरों से जो है वो फिजिकल फाइट की। या फिर सम टाइम अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल उसको महसूस ही नहीं करते या उसको रिप्रेस कर देते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें जो कि रिप्रेस करना होता है, बरी कर देना, कि अगर जो है वो बिल्कुल उनको फील ना किया जाए, रिप्रेस कर दिया जाए, या फिर उनको एक्सेसिवली एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो ये दोनों सूरतें जो हैं ये एबनॉर्मल हैं और ये इंसान को जो है फिर स्ट्रेस में लेके आती हैं, प्रेशर में लेके आती हैं और इंसान जो है वो डिफरेंट उस अंदाज से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जो उसके लिए एक बेहतर तरीका होता है। उसकी सोशल लाइफ भी इफेक्ट होती है, उसकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है उसको एक अच्छे तरीके से लेके चलना और उसको एक नॉर्मल अंदाज में, एक बड़े एक लिमिट्स और बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए एक्सप्रेस करना एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो ये इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, बल्कि जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, हम खुशी भी महसूस कर रहे हैं, हम खौफ भी महसूस कर रहे हैं और जो है हम जो है वो डिफरेंट किस्म का उदासी और ये चीज़ें भी महसूस कर रहे हैं। तो जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सपीरियंसेस जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स की हाइट को जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, और उनके साथ साथ जो दीगर जो स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ है, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मसला आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आप दबाव का या प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब है ना किसी चीज़ के का दबाव लेना, किसी चीज़ का प्रेशर फील करना। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस और जो स्ट्रेस हमें ज़िंदगी में मिलता है, जो कि इंसान को ट्रेन करते हैं लाइफ स्किल सीखने के लिए, कि इंडिविजुअल जो है इन इमोशनल एक्सपीरियंसेस को निपटने के लिए और स्ट्रेसेस को डील करने के लिए जो है वो लाइफ स्किल सीखता है। और इस सारे प्रोसेस को हम कोपिंग कहते हैं, कि आपने जो है वो किस तरह से डिफरेंट पेश आने वाले सरकमस्टांसिस के साथ जो है कोपिंग टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इमोशनल एक्सपीरियंसेस। तो जो लाइफ स्किल सीखी जाती हैं वो इस कोपिंग को बेहतर बनाने के लिए, ताकि इंसान जो है वो ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द, अपने एनवायरनमेंट में, अपने लोगों के साथ, अपनी सोशल सिचुएशंस में, अपनी सोसाइटी में सरवाइव कर सके और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस होती हैं वो इंसान को इस काबिल बना देती हैं कि वो हालात का मुकाबला करके इंसान जो है वो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस से जो को हैंडल करने का आदी हो जाता है। फिर वो ऐसे इंसान जो लोग हमेशा मुश्किल हालात में रहते हैं ना, वो फिर उन मुश्किलात के आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर वो उनको वो चीज़ें मुश्किल ही नहीं लगती। ठीक है,
तो और इससे क्या होता है कि क्योंकि उनकी कॉपिंग इतनी बेहतरीन हो चुकी होती है, उनकी लाइफ स्किल्स इतनी अच्छी जो है वो सीख चुके होते हैं, तो उनको वो चीज़ें फिर मुश्किल ही नहीं लगती। और ऐसे लोग फिर ये है कि ये हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रेस एक्सपर्ट है, उसने ये देखा, चार्ल्स डी स्पाइडरगर, उसने देखा कि जो इंसान जो काम करता है उसका जो नेचर ऑफ वर्क है उससे हमें ये पता चलता है कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ के बारे में और अपनी कोपिंग के बारे में क्या सीख बताते हैं। वो कहता है कि जो लोग डिफ़िकल्टीज़ में या प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा जो है घिरे होते हैं या उनको फेस कर रहे होते हैं, वो फिर ऐसा अपना प्रोफेशन चुनते हैं या ऐसा काम का तरीका चुनते हैं कि जिसमें उनको मुश्किल हो, क्योंकि ये उनके लिए एक चैलेंज आ जाता है। तो ये जो ज़्यादा मुश्किलें और ज़्यादा स्ट्रेस को जब लोग डील करना चाहते हैं, तो वो फिर वो चैलेंज को एक्सेप्ट, उनके अंदर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जो काबिलियत है ना वो ज़्यादा हो जाती है, यानी वो मुश्किल हालात से ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने की जो पावर होती है ना, एंड्योरेंस पावर, वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैंने शुरू में बताया ना कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, और इंसान का जो इनके जो स्ट्रेस से निपटने का तरीका है, ये उसको उसको ट्रेन कर रहा होता है ज़िंदगी के साथ बेहतर अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। तो उनके अंदर फिर ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उनके अंदर जो कुव्वत है बर्दाश्त है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब जो एक कॉग्निटिव एक्सपर्ट है लजारस, वो कहता है कि ये जो लाइफ स्किल्स हैं वो दो तरीके से सीखी जाती है। नंबर वन, टू वेज टू लर्न लाइफ स्किल्स। नंबर वन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि आपको जो प्रॉब्लम पेश आया है आपने उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम इटसेल्फ जो है वो आपको जो प्रॉब्लम जो डिफिकल्टीज दे रहा है, आपने उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करना है। और दूसरा तरीका ये है कोपिंग विद स्ट्रेस रिलेटेड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। अच्छा, जो सबसे पहली लाइफ स्किल है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव लाइफ स्किल है जो कि इमोशनल जो प्रेशर है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, लाइफ स्किल दैट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव टू डील विद इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, जब आपने आपके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का इमोशंस के नतीजे में कोई स्ट्रेस आया, उसको डील करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव टेक्निक है या लाइफ स्किल है वो है कि आपने प्रॉब्लम को, क्योंकि सबसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम आया है ना, अब आपने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इसकी हम अभी एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप कोशिश करते हैं टू चेंज द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि आप अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको डील किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। इसको हम ए बी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन क्या हो सकती है कि आप अपना बिहेवियर या अपना एटीट्यूड जो है वो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। कि एनवायरनमेंट को चेंज करना आपके इख्तियार में नहीं है, तो आप अपने बिहेवियर या एटीट्यूड, इन दोनों में फ़र्क है। ये आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल में जब हम इसको करेंगे ना तो हमें पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, मिसालें ये हैं इसकी कि एक मिसाल के तौर पे एयर ट्रैफिकिंग में एक बंदा काम कर रहा है। अब जो एयर ट्रैफिकिंग में काम करते हैं उन्हें जो एरोप्लेन्स है हवाई अड्डे के एरोप्लेन उसको एयरपोर्ट के अंदर और बाहर उनको गाइड करना होता है। अब जब कि भी किस वक्त उन्होंने टेक ऑफ करना है, किस वक्त उन्होंने लैंड करना है, ये बड़ा एक टेक्निकल काम है। और समझ लें कि उनके हाथ में सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी है, कि अगर जहाज़ सही तरीके से टेक ऑफ नहीं कर रहा, या खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, या ट्रैफिकिंग में कोई मसला हो गया है, तो ये चीज़ उनको स्ट्रेस में डालती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसमें एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेस है, हमारे हाथों में इतने लोगों की ज़िंदगी, खुदा ना खास्ता अगर हम जहाज़ को सही तरीके से कंट्रोल ना कर पाए, उसकी ट्रैफिक को सही तरीके से कंट्रोल ना कर पाए, तो हम हमारे लिए जो है ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी जा सकती है। तो वो एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, यानी जॉब अपनी जो है ना वो स्विच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ गया कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह के स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपने उस एनवायरनमेंट को बदल लिया।
अब कुछ लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि नहीं ठीक है, वो वहाँ पे अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज करेंगे इस तरह से कि वो काम तो एयर ट्रैफिकिंग में ही कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ऑफिस वर्क जो है वो उसको प्रेफर करेंगे कि करना हमने काम एयरपोर्ट पे ही है, लेकिन हम ऑफिस वर्क में चले गए हैं। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया कि हमने रहना तो वहीं पे ही है। और तीसरी चीज़ जो है वो एटीट्यूड चेंज किया, वो ये किया कि वो अपनी जैसे अब कोई इंसान है, उसको एक, आपको पता है जॉब मिलना भी आसान नहीं है, एक जॉब से वो मुतमईन नहीं है, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जहाँ काम कर रहा है उसने वहीं करना है, वो अपना वेन्यू भी चेंज नहीं कर सकता। तो क्या करेगा फिर वो बाहर उस जॉब की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करेगा, और वो कुछ ऐसी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ आउटसाइड द जॉब यूज़ करेगा जो कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, जो कि जॉब की वजह से उसको स्ट्रेस मिल रहा है या जो प्रेशर्स मिल रहे हैं उनको जो है वो अपना रवैया जॉब की तरफ बदल लेगा, अपने आप को जो उसको एंग्जाइटी और स्ट्रेस और परेशानी आ रही है उस जॉब की डिफ़िकल्टीज़ की वजह से या उनके चैलेंजेस की वजह से, तो अपने आप को रिलैक्स करके अपना एटीट्यूड जो है वो उसके लिए जो है वो चेंज कर लेगा। और उसके साथ साथ कुछ जैसे सेल्फ अफर्मिंग जो होती हैं स्टेटमेंट्स, वो यूज़ करके कि नहीं मेरा ये काम जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और या मैं इससे रोज़ी कमा रहा हूँ, या नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये सेल्फ अफर्मिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये भी इंसान के एटीट्यूड को चेंज करती हैं उसकी जॉब की तरफ या किसी भी प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे चूंकि हमने जॉब को एक प्रॉब्लम के तौर पे लिया, तो इसलिए मैंने जॉब के रिलेटेड आपको ये सारा बताया। आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी कभी प्रॉब्लम हो तो उसके साथ जो कोपिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो ऐसे ही होती है। अब जो है वो हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्या है, उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्टेप्स होते हैं, और तो उन स्टेप वाइज जो है वो हम किसी भी प्रॉब्लम को जो हमें पेश आ रहा होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम जो है हमें जो सरफेस पे नज़र आ रहा होता है ना, असल में वो प्रॉब्लम वो नहीं होता, अंडरलाइंग रीज़न जो है ये अंडरलाइंग मसला जो परेशान कर रहा था वो कुछ और होता है। इसकी मिसाल मैं आपको ही देती हूँ कि मेरे पास एक दफ़ा एक स्टूडेंट आई सेशन लेने के लिए। उसका मसला ये था कि वो घर से सबक याद करके जाती थी और माँ को सुनाती भी थी, लेकिन स्कूल जाती थी तो जब टेस्ट देती थी तो उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे, भूल जाती थी, लिखा नहीं जाता था उससे। अब मैं उस बज़ाहिर ये चीज़ नज़र आती थी कि ये स्ट्रेस है, स्कूल स्ट्रेस है या टीचर का स्ट्रेस है या टेस्ट एंग्जाइटी जिसको हम कहते हैं। उस बच्ची के साथ मैंने बड़ी देर प्रोब किया तो मुझे पता चला कि असल मसला क्या था, कि उस बच्ची का वोकेबलरी का इशू था। वो घर से जो सबक याद करके जाती थी, इंग्लिश में याद करके जाती थी, इंग्लिश की वोकेबलरी उसकी कम थी। तो चूंकि उन अल्फाज के मैंने उसको पता नहीं चलते थे ना, तो वो वहाँ जाके भूल जाती थी। घर में शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसका चला जाता था, माँ को सुना देती थी, लेकिन वहां तक जाते जाते चूंकि उसको पता ही नहीं होता था कि मैंने याद क्या किया है, तो क्या हुआ कि सरफेस प्रॉब्लम जो था वो लग रहा था कि इसको टेस्ट एंग्जाइटी है। लेकिन जब प्रोब किया और डेप्थ में गए तो पता चला कि प्रॉब्लम जो था वो वोकेबलरी की डेफिशिएंसी थी। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम जो है जब आपने उसको सॉल्व करना है तो उसका पहला स्टेप है कि आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, और क्लियरली उसको डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम असल में है क्या जिसको हम जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो है वो डिफरेंट किस्म के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव्स, जैसे आपकी ही ज़िंदगी में से मैं आपको मिसाल दूं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आप उसको मिस नहीं कर सकते। अब सुबह आप उठे हैं तो आपको पता चला है कि आपकी तो वैन वाले का फ़ोन, बल्कि वैन वाला नहीं आ रहा, आप तैयार होके बैठे हुए हैं और आपको अब जाना है, और आप कैसे जाएं। आप वैन वाले को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है वैन ख़राब है, आज मैं नहीं आ सकता। आपके फादर भी जा चुके हैं, आपका भाई सोया हुआ है। अब आपके लिए आप अल्टरनेटिव्स क्रिएट करेंगे कि अब वैन वाला तो आ नहीं सकता, तो फादर जो हैं आप कोशिश करेंगे कि उनको कॉल करने की, कि फादर के साथ जा सकती हैं, भाई के साथ जा सकती हैं, या कोई राइड वगैरह करवा के जा सकती हैं। तो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव जो है वो आपने क्रिएट कर लिए। अब इसको करने के बाद आपने इनको जो है वो वन बाय वन इवेल्युएट करना होता है कि कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो बहुत सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब आप ये देखेंगे कि अब्बा जी को फ़ोन किया तो हो सकता है कि वो अभी करीबी हो, अभी एक दो गलियां आगे गए हो, तो वो आपको आके ले जा सकते हैं कि अच्छा चलो बेटे मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर फ़ोन किया और वो ऑफिस पहुंच चुके हैं तो अब उनका वापस आना मुश्किल है। अब आप अगले अल्टरनेटिव पे जाएंगे कि आप कहेंगे अच्छा भाई को जगा लें। अब भाई भी
कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, मान भी जाते हैं, कुछ आमतौर पे होता है कि नहीं जी ठीक है छोड़ छुट्टी कर लो आज, तो आप छुट्टी नहीं कर सकते। अब दूसरा अल्टरनेटिव भी गया। अब तीसरा क्या है कि आप अपनी मदर से कहेंगे कि या आप जो है वो पीराइड कराएंगे और उसके बाद जाएंगे, क्योंकि आपका टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो आपने वन बाय वन तमाम अल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया और देखा कि कौन सा जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपके पास इस वक्त ये है सबसे प्रैक्टिकल कि आप एक राइड करवाएं और उस पर बैठ के आप जो है वो घर चली जाएं या कॉलेज चली जाएं, या फिर एक ये हो सकता है कि आपकी मदर, अगर आपको अकेले जाते डर लगता है, समटाइम होता है ना कुछ बच्चे अगर पहले कभी इस तरह से अकेले नहीं गए तो उनको इस चीज़ का एक फियर होता है कि हम कैसे जाएंगे, तो फिर आपकी मदर का एक ऑप्शन है कि वो आपके साथ चली जाएंगी। अब उसके बाद और ये जो अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट कर लिया था उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट कर देना। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो गया। आपको ये ज़ाहिर है, ये देखें ये एक स्ट्रेस था ना कि आपने जो है वो पेपर देने जाना है, क्योंकि आपके उसमें मार्क्स लगेंगे। अगर आपका वो मिस हो गया, अभी तो आप इंटर लेवल पे है ना, अगर आप बीएस लेवल पे होते तो वहाँ पे तो आपका हर क्विज, हर असाइनमेंट, हर प्रेजेंटेशन के मार्क्स लगते हैं, और अगर आप वो नहीं देते, आपका टाइम गुजर जाता है, तो वो आपके वो मार्क्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, आपका सीजीपीए इफेक्ट होता है। तो ये बहुत स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपको इसकी मिसाल दी। अच्छा, उसके बाद ये एक आपने इस स्ट्रेस से बचने के लिए जो लाइफ स्किल सीखी वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। और वो लोग जिनको अक्सर और बेशतर इस तरह के प्रॉब्लम जिंदगी में और हर किसी को आते ही रहते हैं, तो वो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सीख जाते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये भी देती हूँ कि जो कि हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा देखनी होती है कि एक ना अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जो है वो आपके घर में आ गए हैं। ठीक है, ये अब आप जाहिर है आपके लिए ये एक प्रॉब्लम इस तरह से हो सकता है कि आपकी अम्मी घर नहीं है, आप घर में अकेली हैं, और फादर जो ऑफिस गए हुए हैं, भाई आप अपने यूनिवर्सिटी गया हुआ है। अब जो है वो आपने क्या करना है, उनके लिए कुकिंग करनी है, खाना पकाना है। मेहमान भी ऐसे हैं कि आप उनको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दे सकते। ठीक है, अब आपने देखा फ्रिज और फ्रीज़र खोला तो उसमें जो है वो कुछ चीज़ें ग्रोसरी जो है वो मिसिंग है। आप गोश्त नहीं है, या कोई मसाला नहीं है, नमक नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब वो मिसिंग आइटम्स जो हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब ये प्रॉब्लम पैदा हो गया। इस प्रॉब्लम के लिए अब आप अल्टरनेटिव्स क्रिएट करेंगे कि आप या तो अपनी अम्मी को कॉल करेंगे, अब्बू को कॉल करेंगे, आप पूछेंगे कि अच्छा आप किस वक्त तक आ सकते हैं, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, आप भिजवा सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप जो है वो किसी ग्रोसरी शॉप पे, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, आप वहाँ पे जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो आप उसके लिए देख सकते हैं। फिर नहीं तो और कुछ नहीं तो आप अपने नेबर्स से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं, तो ये चीज़ मिसिंग है, तो आप तो ये आप अब देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको क्या लगता है। हर इंसान को अपने हिसाब से उसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो डिफरेंट होता है, उसके बाद आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी चीज़ जब आपके लिए एक प्रॉब्लम वो होती है ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि जिसको आपने ज़िंदगी में पहले टैकल नहीं किया होता, या जिसके लिए आप जहनी तौर पे तैयार नहीं होते, तो फिर उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल्स आपके ज़िंदगी में आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी मुश्किल नहीं लगती। जो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों के सर पे तकिया करके बैठे रहते हैं कि अच्छा फलां बंदा है वो मेरा काम कर देगा, तो उनके लिए फिर ये स्किल सीखना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आप अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करते हैं तो आपको ये स्किल्स जो है आपके लिए सीखना आसान हो जाता है। अच्छा, अब इमोशनल प्रेशर से बचने के लिए जो दूसरी चीज़, जो दूसरी लाइफ स्किल है हम वो सीखते हैं, वो है कॉपिंग विद स्ट्रेस रिलेटेड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। कि कोई स्ट्रेस हुआ, उस स्ट्रेस के नतीजे में आपके अंदर कोई इमोशन पैदा हुआ और उसके साथ साथ कोई साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा हुआ। हम देखते हैं ना कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी कनेक्टेड है, तो अगर कोई स्ट्रेस आएगा माइंड में आएगा तो उससे हमारी बॉडी भी इफेक्ट होगी। तो इसलिए जब साउंड माइंड और साउंड बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, तो हमें अपनी बॉडी भी साउंड चाहिए, हमें अपना माइंड भी जो है वो हेल्दी चाहिए। तो इसलिए हम जो है अपनी किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड इमोशनल या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को डील करने के लिए, उसके साथ कोप करने के लिए लाइफ स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, इन इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम जिंदगी में अपना जो एक मोराल है वो हाई रख सकें, ताकि हम जिंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजार सकें, और उसके साथ साथ हम जो है वो अपने काम को जारी रख सकें।
क्योंकि अगर देखें ना, ज़िंदगी में हमें कोई स्ट्रेस आया है और हम उस पर बैठ के रोने लग गए हैं, या हमने उस पर बैठ के गमगीन हो गए, सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, हमारा माइंड भी इफेक्ट हो रहा है, हमारी बॉडी भी इफेक्ट हो रही है, तो क्या है, हमारी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी, हमारा काम रुक जाएगा। तो ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है हमने अपने काम भी करने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम ये करते हैं, और इसके लिए जो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ना इस कोपिंग के लिए, वो मुख्तलिफ होते हैं। एक एक तरीका जो बताया गया है वो ये है डिफेंस मैकेनिज्म्स का। डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप जहन में लाएं, फ्राइड की पर्सनैलिटी थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था कि जब इड और सुपर ईगो के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो उससे स्ट्रेस पैदा होता है। तो स्ट्रेस से डील करने के लिए फ्राइड ने कुछ अनकॉन्शियस मैकेनिज्म्स बताई जो ईगो यूज़ करती है, जिसको वो डिफेंस मैकेनिज्म का नाम देता है। तो हम वक्ती तौर पे जो अपना स्ट्रेस है, और ये भी उसने कहा था कि अगर वक्ती तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसको डील करने के लिए डिफरेंट किस्म की पॉजिटिव लाइफ स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। इसमें एक चीज़ आ जाती है डिनाइल। डिनाइल ये होती है कि आपको कोई मसला आया तो आपके नहीं नहीं, ये मसला तो है ही नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आ रही है, आप खुदा ना खास्ता फेल हो गया, तो आपके नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो हम रिजल्ट ही गलत देखा है, या जो है ना आप जो प्रॉब्लम है उसको मानने से इनकार कर दो। फिर एक होती है रैशनलाइजेशन, जिसमें आप अपनी गलती को सुधारने के लिए या गलती को जस्टिफाई करने के लिए डिफरेंट किस्म की लेम एक्सक्यूजेज या जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं। अच्छा, जैसे मैं पेपर में फेल हो गया, नहीं जी वो तो जो एग्जामिनर था उसको ही मेरे से कोई दुश्मनी है, उसने मुझे फेल कर दिया, मैंने तो पेपर बहुत अच्छा किया। तो ये क्या है, ये लेम एक्सक्यूजेज दे रहे हैं आप जो फेलियर से आपको स्ट्रेस आया है उससे बचने के लिए। फिर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आपके दिल में जो चीज़ होती है, हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में भी पढ़ा था, प्रोजेक्शन है कि आप अपनी जो सेल्फ विशेज़ या सेल्फ डिज़ायर्स हैं उनको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। क्या आप ये समझ रहे हैं कि जैसे भी मैंने एग्जांपल दी उसकी, कि टीचर उसके एग्जाम में फेलियर की, ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो टीचर जो है यही अच्छा टीचर नहीं था, मतलब आपने खुद नहीं पढ़ा, आप एक अच्छे स्टूडेंट होने का आपने सबूत नहीं दिया, आपने टाइम ज़ाया किया, लेकिन आप इसको टीचर पे प्रोजेक्ट कर देंगे कि हमारा तो टीचर ही अच्छा नहीं था, वो तो क्लास ही नहीं लेता था, या उसने तो हमें मटीरियल ही प्रोवाइड नहीं किया। तो आप अपनी फेलियर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने टीचर की परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए। तो इस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो, जब कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स आता है किसी स्ट्रेस के नतीजे में, इस एग्जाम्पल में हमारा जो स्ट्रेस था वो फेलियर था, तो उससे बचने के लिए ये इस किस्म की डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इंडिविजुअल यूज़ करता है। दूसरा तरीका जो कि इस तरह के इमोशनल रिस्पॉन्स से या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है ड्रग अब्यूज़। यानी लोग जो है वो नशावर अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो इलीगल सब्सटेंसेस हैं उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा है ना, ड्रामों में आपने देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, ये लोग बताते हैं कि जो नशा है वो इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पे सब कुछ रंगीन और बड़ा कलरफुल सा नज़र आ रहा होता है, और इंसान वक्ती तो अच्छा, ये भी टेम्परेरी है, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म टेम्परेरी काम करती है, ड्रग अब्यूज ये भी जो है वो टेम्परेरी काम करती है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाता है और इंसान दोबारा ढूंढता है उसी इफेक्ट को हासिल करने के लिए, और इस तरह होते होते वो इस दलदल में फंसता चला जाता है और एडिक्ट हो जाता है। तो इलीगल सब्सटेंसेस जैसे मैरिजुआना है, ठीक है, अच्छा उसके बाद आपकी एक और आ जाती है कोकेन। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करना शुरू कर देता है, और वो उसको है कि जैसे अपने हालात से वक्ती तौर पे छुटकारा पाने के लिए, उस स्ट्रेस से वक्ती तौर पे छुटकारा पाने के लिए, उस इमोशनल रिस्पॉन्स से बचने के लिए इंसान जो है वो वक्ती तौर पे फरार हासिल कर लेता है। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसने फरार का तरीका इख्तियार किया अपने प्रॉब्लम से कोपिंग करने के लिए। जो तीसरी चीज़ और बड़ी हेल्दी चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है जो इस इमोशनल रिस्पॉन्सेज से बचने के लिए, वो है मेडिटेशन। ये वो चीज़ है जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को मुस्बत सोच के साथ एक ऐसी सिमत में एक ओरिएंटेड करके अपने आप को, ठीक है, और ना जैसे आपने देखा होगा ना, एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ आप अपना ध्यान लगा लेते हैं, ठीक है, और आप जो आपके जहन में जो स्ट्रेस की वजह से या जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आप उनको पॉजिटिव साइड पे फोकस करके, जो आपकी कॉन्शियस जो है वो सिचुएशन है उसको आपने
फोकस करना है किसी पॉजिटिव चीज़ पे, ताकि आप उस नेगेटिविटी से या उस अगर कोई आपका नेगेटिव इमोशन आ रहा है या कोई ऐसा स्ट्रेस आ रहा है जो आपको प्रॉब्लम्स को डील नहीं करने दे रहा, तो आपने कॉन्शियसली फोकस करना है किसी पॉजिटिव चीज़ पे, और कुछ देर के लिए आपने जो है वो अपने आप को आंखें बंद करके, अच्छा मेडिटेशन का एक जो बड़ा टिपिकल तरीका है ना, वो ये है कि इंसान आंखें बंद करके बैठा हुआ है और उस चीज़ के बारे में सोच रहा है जो उसको एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, और इंसान वक्ती तौर पे अपने इर्द गिर्द के हालात से कट गया है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ चूंकि आप अपने आप को पॉजिटिव जो है वो आइडियाज़ दे रहे हैं और अपने आप को जो है वो पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं सिचुएशन को, तो ये चीज़ पॉजिटिव और हेल्दी है। और मेडिटेशन सिर्फ यही नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। मेडिटेशन आप बहुत से दूसरे तरीके, आपकी कोई भी हॉबी जो है वो आपकी मेडिटेशन में आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी मिसाल लूँ ना, तो अगर मैं परेशान होती हूँ तो मैंने अपनी एक बहुत अच्छी हॉबी रखी हुई है गार्डनिंग की। तो मैं अपना जो है ना पौधों की ट्रिमिंग करने लग जाती हूँ, उनको पानी देती हूँ, सूखे पत्ते उतार दिए, उनकी गोडी कर दी। तो क्या है कि ये मेरी एक मेडिटेशन है जो मुझे उस स्ट्रेस से बचा लेती है। या रीडिंग मेरी एक हॉबी है। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो आप, तो इस ये भी मेडिटेशन की ही एक फॉर्म है कि आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी जो है किसी एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आए हुए नेगेटिव इमोशन और स्ट्रेसफुल जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं उनको कम कर देती है, उनको चेंज कर देती है, आपको ट्रेन कर देती है। अच्छा, ये जो दोनों तरीके हमने पढ़े हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोपिंग विद स्ट्रेस रिलेटेड रिस्पॉन्स, ये दोनों तरीके जो हैं ये जो है इक्वली इफेक्टिव नहीं है। किसी इंसान के लिए कोई तरीका काम करता है, किसी इंसान के लिए कोई तरीका काम करता है, लेकिन ये जो तरीके हैं इससे आप इफेक्टिवली जो है स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो तरीके मैंने आपको जो पॉजिटिव तरीके बताए, वो उसके ज़रिए आप इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को और अपने इमोशंस को। लेकिन अगर आप जो टेम्परेरी तरीके हैं उनको इख्तियार करके आप एस्केप का तरीका या फरार का तरीका इस्तेमाल करेंगे कि टेम्परेरी जो है वो रिलीफ आपको मिल जाए और वक्ती तौर पे आप अपने मसले से को हल कर लें, तो वो चीज़ आपके लिए जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपने वक्ती तौर पे तो अपने आप को फरार के जरिए जो है उस सिचुएशन से निकाल लिया, लेकिन जो बेसिक रीज़न, अंडरलाइंग रीज़न है वो वहीं पड़ा है। तो जब तक आप उस अंडरलाइंग रीज़न को आइडेंटिफाई करके उसको कैटर नहीं करेंगे और उसको मैनेज नहीं करेंगे, तब तक आप सिचुएशन के साथ अच्छे तरीके से कोप नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस का रीज़न तो वहीं पड़ा है ना। तो आपने उसको अच्छे, तो इसलिए जो है कोशिश यही करनी चाहिए कि सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए जो ऊपर वाली दोनों स्किल्स मैंने बताई हैं उनको जो है वो किया जाए। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कुछ डिफरेंसेस हैं इंसान के, मुख्तलिफ इंसानों के अंदर, कि ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं, इसको हम नाम ले लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन, ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉपिंग। कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो ये हेडिंग आपकी बुक में नहीं है लेकिन टॉपिक आपकी बुक में है, ठीक है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के मुकाबले में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सिचुएशन को डील कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब एक इंसान जो है उसका कोई स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत लंबा अरसा जो है उससे निकलने के में लगा देते हैं और दुखी रहते हैं और गमगीन रहते हैं। जबकि कुछ लोग जो हैं वो ज़रा जल्दी जो है किसी और दूसरे इंसान के साथ वो वाला रिश्ता कायम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर सेकंड मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उनकी जॉब छूट जाती है, तो वो बिल्कुल हर हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं और गमगीन होकर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फौरी तौर पे हाथ पैर मार के जो है वो नई जॉब सीख लेते हैं, ठीक है। अब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो उनको थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ी सी कोई बीमारी हो जाए, तो वो उसी को लेके जो है वो अपनी बाकी सारी परफॉर्मेंस जो है उनकी इफेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में सोचते हैं कि अब तो मैं बीमार हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो माजूर होने के बावजूद, डिसेबल होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों से बेहतर गुजार सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हर इंसान की शख्सियत को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। अब इसमें हमें 3 फैक्टर जो हैं वो नज़र आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल को एक दूसरे से डिफरेंट बना रहे हैं इस लाइफ स्किल ट्रेनिंग में। नंबर 1 है पर्सनैलिटी, नंबर 2 है एक्सपेक्टेशन, और नंबर 3 पे आ जाता है पर्सनल रिसोर्सेज। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से जो है वो लाइफस्टाइल को वो उसको हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। इस सिलसिले में जो काम किया, जो रिसर्च हुई, वो कोबासा ने की। उसकी रिसर्च के मुताबिक हर इंसान जो है वो कुछ एक ख़ास किस्म का पर्सनैलिटी स्टाइल, उसने कुछ पर्सनैलिटी स्टाइल बताए कि हर इंसान जो है उसकी जो भी पर्सनैलिटी स्टाइल वो एक इंसान अपनाता है, तो उसके बाद जो उसकी जो स्ट्रेस से निपटने के तरीके होते हैं, यानी स्ट्रेस हैंडलिंग के जो तरीके होते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी स्टाइल के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी जिस स्टाइल की उसकी पर्सनैलिटी होगी, उसी स्टाइल में वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा और उनको मैनेज करेगा और डील करेगा। इसी उसी तरह से स्ट्रेस को डील करेगा। अब उसमें उसने जो एक तरीका, एक चीज़ उसने बताई, जो एक स्टाइल उसने बताया, वो है हार्डीनेस। हार्डीनेस का मतलब होता है एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट है ये कि वो इंसान जो कि मुश्किलात से निपटना जानता है, जो मुश्किलात को पसंद करता है, जो एडवर्सिटी में से जो है वो निकलना जानता है। तो उसने कहा कि ये ऐसी पर्सनैलिटी स्टाइल है कि इसके अंदर 3 किस्म की जो है वो खसूसियात होती हैं। नंबर 1 जो है वो कमिटमेंट। कमिटमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि एक इंसान जो है वो अपने काम से कितना ज़्यादा सिंसियर है और कितना ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िंदगी के गोल को जानता है। ठीक है, ये समझ लें कि अवेयरनेस ऑफ गोल, कि यहाँ पे उसको अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसके बारे में पता है, और उसके साथ वो उसको अपने रास्ते का भी पता है कि वो उसने कौन सा रास्ता जो है वो चुनना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो ये एक कमिटमेंट है जो उसको अपने मकसद को अचीव करने में हेल्प करती है कि उसने इस रास्ते पे जाना है, क्योंकि उसका ये वाला रास्ता जो है उसकी गोल की अचीवमेंट में। और वो कमिटमेंट का मतलब है कि आपने उसके साथ अपने गोल के साथ एक जुड़ जाना है, कमिटमेंट कर लेनी है कि आपने जो है वो इस चीज़ को, आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं, और आपने किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करना है। दूसरी चीज़ है कंट्रोल। तो ये जो हार्डीनेस ये स्टाइल है पर्सनैलिटी का, ये वाला इंसान जो मुश्किल पसंद इंसान है, वो ये जानता है कि वो खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने कामों के लिए, कि अपनी जो भी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल्स कर रहा है या जो भी वो एक्शंस ले रहा है, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अपने आप को, अपने एक्शंस को वो खुद कंट्रोल कर रहा है, यानी अपनी जो भी चीज़ें या जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसकी वो कंट्रोल खुद लेता है कि हम अपनी मुश्किलात के खुद जिम्मेदार हैं और हमने खुद ही उनको दूर करना है और खुद ही उसको मैनेज करना है, उनसे फाइट करना है, उनको सॉल्व करना है, जैसे भी करना है। तीसरी चीज़ है चैलेंज। जो ये भी एक हार्डीनेस पर्सनैलिटी या जो मुश्किल पसंद इंसान है उसके अंदर ये होती है कि वो समझता है कि द एबिलिटी टू चेंज जो है वो इंसान के अंदर उसकी एक ऐसी काबिलियत है जो कि उसको आगे बढ़ने में मोटिवेट करती है। तो ऐसा जो इंसान होता है उसको होता है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन है कि हमने ज़िंदगी को एक चैलेंज के तौर पे लेना है, और उसको अपनी ज़ात के लिए जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। उस पे बैठ के परेशान नहीं होना, बल्कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, उसको इस तरीके से हमने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है, चैलेंज के तौर पे लेना है। तो इस तरह से हाँ, ये जो लोग इस तरह के लोग होते हैं, जो ये वाली पर्सनैलिटी स्टाइल होता है, ये लोग फिर जो है अपने जो स्ट्रेसर्स हैं या इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसेस हैं, उसको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। जो दूसरा फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल की जो सिचुएशन हैंडलिंग को इफेक्ट करता है, वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से मुराद एक ऐसी सोच और ऐसी समझ लें कि होप है जो कि इंसान दूसरों से भी रखता है और अपने से भी रखता है। कि जैसे एक इंसान जो है अगर वो बेटर फ्यूचर की अपने आप से तवक्को रख रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो मेहनत करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपने लिए एक एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है कि मैंने चूंकि अपनी ज़िंदगी में मैं अपने से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आगे जाके एक अच्छा, जैसे हम बच्चों को, बच्चे बड़े कहते हैं ना, हम बड़े होके एक बड़ा आदमी बनेंगे, हम बड़े होके अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो क्या है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उस एक्सपेक्टेशन को हासिल करने के लिए फिर वो हार्ड वर्क करते हैं, और उस हार्ड वर्क से फिर वो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। और अगर वो काम पूरा नहीं होगा, तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल भी हो सकती है, इंसान जो है वो कर भी सकता है उसको अचीव, और कुछ लोग जो है वो उसको अचीव नहीं भी कर सकते, उसमें फेल भी हो सकते हैं।
लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इंसान को हार्ड वर्क करने में और प्रॉब्लम से डील करने में जो है वो हेल्प करती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ऐसी होती है कि एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो दूसरे लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि दूसरे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम लोगों से क्या है। मिसाल के तौर पे अब एक ये मिसाल इसमें दी जाती है कि कुछ जो हमारा मास मीडिया है या हमारा मीडिया है, मास मीडिया नहीं, जो मीडिया है हमारा, वो जो है आजकल ये चली हुई है कि मेल्स एंड फीमेल जो जेंडर्स हैं वो जेंडर इक्वालिटी की बात चली हुई है। अब इसकी वजह से औरतों को जो है वो हुकूमत में भी और हर जगह पे उनका कोटा होता है और उनको अच्छी आला ओहदों पे जो है वो जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन अब ये है कि क्योंकि औरत की एक्सपेक्टेशन घर में भी एक फिक्स हुई होती है कि वो घर में उसने घर भी चलाना है, तो उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। इसकी वजह से उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है ना, उसको वो एग्जेक्टिव स्ट्रेस का नाम दिया जाता है कि उसने अपने काम को क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, तो उसने अपने काम को बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल करके दिखाना है। अपनी जॉब में जो लोगों ने उससे एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, उसके एम्प्लॉयर ने जो एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, उसने उस पर पूरा उतरना है। तो इस सिलसिले में ख़वातीन जो स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं उसको एग्जेक्टिव स्ट्रेस जो है वो कहा जाता है। तो इस तरह से जो अपनी हमारी एक्सपेक्टेशन या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह बनती हैं कि किस तरह से कुछ लोग जो है वो सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं उसमें कोलैप्स कर जाते हैं। इसी के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो है पर्सनल रिसोर्सेज, कि हर इंसान के पास जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी मुश्किल सिचुएशन से डील करने के लिए, वो क्या है। अच्छा, पर्सनल रिसोर्सेज के बारे में भी जो रिसर्च हुई है उसमें भी कोबासा के मुताबिक जो है वो जो हमारी जो हमारा स्ट्रेस रिएक्शन है वो बेसिकली हमारे जो इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन हैं उनसे वो इफेक्ट होता है, कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी जो है वो रुझानात होते हैं कि वो दबाव से ज़्यादा अच्छे तरीके से निपट सकते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि दबाव को उतने अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते। तो ये हमारे जीन्स के अंदर या हमारी जो है वो हेरिडिटी के अंदर, हमारे विरसे के अंदर ये चीज़ शामिल होती है। जबकि सैलिए के मुताबिक, इसने भी बहुत काम किया है स्ट्रेस के ऊपर, इसके मुताबिक जो है वो जो स्ट्रेस है अगर उसको इंसान टॉलरेट ना कर सके तो वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी बॉडी के सबसे बिगेस्ट पार्ट को, तो और उसके नतीजे में जिस्मानी बीमारियां भी जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं उनमें इंसान की एक तो इनहेरिटेंस आ जाती है और उसके साथ साथ उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पर्सनल रिसोर्सेज में, क्योंकि एक इंसान अगर हेल्दी होगा तो वो एक अच्छे तरीके से, अब उसके अंदर जो है वो एनर्जी होगी, जो फिजिकल एनर्जी है उसके अंदर वो ज़्यादा होगी, क्योंकि बीमारी उसकी एनर्जी जो है वो बीमारियों से लड़ने में खर्च नहीं हो रही, बल्कि अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए खर्च हो रही है। और ऐसा इंसान फिर स्ट्रेस के जो नतीजे में बीमार नहीं होता। तो कुछ ये पर्सनल रिसोर्सेज हैं जो कि दूसरे एक इंसान को दूसरे इंसान की जो स्ट्रेस टॉलरेंस है उसमें डिफरेंट बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।